हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए हम लोग करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार है, जिसमें दिया हुआ है मतलब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी का, जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम इंटू ए का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कहा गया है जो किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। तो देखना है असत्य कथन क्या है प्रकाश के संबंध में। तो सबसे पहला दिया हुआ है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही दिया हुआ है। क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये गलत दिया हुआ है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इसकी आवृत्ति जो है बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है। तो हमको असत्य कथन देखना था प्रकाश के संबंध में, तो हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा, जो असत्य कथन दिया हुआ है। जो इसकी आवृत्ति इसमें दिया हुआ है बदलती है, तो बदलती नहीं है, इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, बाकी डी नंबर में फिर क्या दिया हुआ है, सीधे रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाती है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर रूप में उसमें मतलब कमजोर रूप में वो खुद चुंबकीय हो जाते हैं, मतलब उसमें चुंबकीय वाला गुण आ जाता है, तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जो है अनुचुंबकीय पदार्थ वह है एल्युमिनियम। और सब कुछ कुछ याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ सोडियम प्लैटिनम हो जाएगा, ये सब क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो इसकी कुल ऊर्जा होती है अपरिवर्तित रहती है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। हमको देखना है एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो होता है, जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो ये गलत है। दूसरा भी, तो इसका एक ऑप्शन डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है डी नंबर में, जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में जो सही कथन क्या सब है। कहते हैं बल के चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही है, वह कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत दिया हुआ है। वह ध्रुव पे ज्यादा रहता है, भूमध्य रेखा पर कम रहता है। कहाँ, भूमध्य रेखा पर वो कम रहता है, ठीक है, और जो ध्रुव पर रहता है वहाँ अधिक रहता है। तो इसका दो नंबर जो है ऑप्शन ये गलत है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी गलत, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर के, आरंभ होकर के, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, समाप्त होती है। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और यहाँ जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर एंड होती है। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद देख लेते हैं, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड पर फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, तो बिल्कुल सही है चौथा नंबर। इसका उत्तर हमको देखना था सही कथन, तो 1 और 4 होगा सही कथन। यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। तो जो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण जो किया जाता है वह किया जाता है पोटेशियम ड्राइक्रोमेट के द्वारा। तो ये हो जाएगा K2Cr2O7। क्या,
पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 8वां नंबर क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो ये कथन सही दिया हुआ है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। इसका कारण देख लेते क्या है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये कारण बिल्कुल गलत है। नमक जो होता है बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये घटा देता है। तो ए सही है, आर गलत है। देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि क्या कहता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है जो ये 3/4 भार विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जो क्या कहता है, रेडियोधर्मी पदार्थ अर्ध आयु 10 दिन में है, तो इसका अभिप्राय क्या है। तो 10 दिन में पदार्थ अपनी जो मतलब मूल मात्रा है उसका आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा। फिर बाकी जो आधा बचेगा उसमें आधा हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर 10 दिन कहेगा तो 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद फिर जो बचा 10 दिन बचेगा, तो आधा बचा हुआ है, उस आधा का भी आधा हो जाएगा कितना, 1/4। जब 1/2 जोड़ 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा 20 दिन में। पहला 10 दिन में आधा, और उसके 10 दिन में उसका भी आधा। तो 1/4 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या 20 दिन में 3/4 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको देखना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला जो है उसका कथन, परमाणु अविनाशी है, बिल्कुल सत्य है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ये भी सही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। तो सभी मायनों में समान नहीं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो है सी नंबर कथन है, यह असत्य है, सही नहीं है। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। बाकी डी नंबर दिया है, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार या बेस के विषय में सही है। हमको देखना है बेस के विषय में सही है। तो यह क्या करता है, मतलब टेस्ट में कड़वा होता है। यहाँ टेस्ट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले देख लीजिए, टेस्ट में कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यही सही होगा। जो बेस के विषय में सही कथन है यह बी नंबर है। यह टेस्ट में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में जंतु दिया हुआ है और दूसरी तरफ में उसका संघ दिया हुआ है। कौन से संघ से रिलेटेड है कौन सा जंतु, मतलब कौन सा जंतु किस संघ में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एस्केरिस। तो एस्केरिस जो है यह सूत्रकृमि संघ है, जिसको निमेटोडा कहते हैं। तो यह 3 नंबर में है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा दिया हुआ है मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी जो है यह आदि जंतु है, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है यह है संधिपाद संघ, जिसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो सी का हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद गाय दिया हुआ है, गाय स्तनपायी वर्ग है, जिसको मेमेलिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा डी का 1। इस तरह से 3 4 2 1 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 13वां नंबर क्या कहता है, किस कारण से इधर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर, सुनिएगा फिर से ध्यान से, क्या है, किस कारण ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो ईथर की मात्रा भी हथेली पर, थोड़ी सी भी लेते हैं, हथेली पर ठंडक प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण जल्दी होता है। तो वाष्पीकरण की वजह से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के भोजन में पाचन क्रिया डैश से शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। मतलब मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाती है मनुष्य के भोजन की पाचन प्रक्रिया। तो इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला है।
खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहिए तो ये है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण, मतलब भोजन का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव कहलाता है खाद्य श्रृंखला। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो मार्सिलिया, फर्न या हॉर्सटेल ये सब जो उदाहरण है यह है टेरिडोफाइटा का। इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लार या सलाइवा लाभ नहीं है। सलाइवा का लाभ नहीं है हमको देखना है। सबसे पहले यह निगलने में मदद करती है तो यह सलाइवा से लाभ है। ठीक है, दूसरा है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो सलाइवा का आरबीसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए यह मुख और दांत को साफ रखता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह होठों तथा जिह्वा की गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर जो सही नहीं है वह बी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा, जो काम नहीं होगा कोशिका में या सेल में, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। चलिए आगे देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। डेसिमल या दशमलव की बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो डेसिमल के से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है एनकोडर। इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां क्या है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो थायमिन जो है यह विटामिन B1 का नाम है। थायमिन किसका, B1 का नाम है थायमिन। बाकी इसमें देख लेते हैं, जैसे एक नंबर में दिया हुआ है विटामिन B12, B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। यहाँ विटामिन B2 दिया हुआ है उसके नीचे, तो राइबोफ्लेविन जो है B2 का नाम है। विटामिन B6 दिया हुआ है, तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, बाकी थायमिन जो है यह बी नंबर हो जाएगा, B1। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्या है। विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध जो है यह लड़े गए थे किसके किसके बीच में। यह लड़े गए थे प्यूनिक युद्ध रोम और मैसेडोनिया के बीच में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है। तो देख लेते हैं राख के साक्ष्य कहाँ से मिला है। यह मिला है कुरनुल गुफा से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा कोल्डिवा से चावल का साक्ष्य मिला। अगला देख लेते हैं उसका 24वां नंबर क्या है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल अवस्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम सहनी जी 1921 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, जिसका की खोज किए थे राखलदास बनर्जी। चलिए अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्या है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको देखना है कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में क्या है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। तीसरा है इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी, ये भी सही है। उसके बाद देख लेते हैं डी नंबर में क्या है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये गलत है। जो युद्ध में जीता गया धन था वह कुछ धन सरदार के और कुछ पुरोहितों में बांटा जाता था, बाकी शेष जो बच जाता था वह आम जनता में बांट दिया जाता था। तो ये डी नंबर ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26वां नंबर क्या। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथन क्या है। सबसे पहले दिया है मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही है। जो मौर्य शासक थे या मौर्य शासक आवागमन मतलब आने जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों तथा नदियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है।
तीसरा देख लेते हैं, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, ये भी सही है। तो तीनों कथन इसका सत्य है, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ऊपर युक्त में से जो कथन सही है सभी सही है। अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है। सूची 1 में क्या दिया हुआ, विशाख दत्त, यह क्या चीज से, नाटक से जुड़े हुए थे, तो ये हो जाएगा ए का 2। दूसरा है वराह मिहिर, वराह मिहिर खगोल विज्ञान से जुड़े हुए थे, तो इसका बी का हो जाएगा 3। तीसरा है चरक, चरक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी का 1। उसके बाद ब्रह्मगुप्त दिया हुआ है, यह गणित से जुड़े हुए थे, गणित के विद्वान थे, तो ये हो जाएगा डी का 4। इस तरह से 2 3 1 4, एक तरफ विद्वान और दूसरी तरफ क्या क्या चीज से रिलेटेड थे वह दिया हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन 2 3 1 4 हो गया, यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। तो गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था सैनिक के टुकड़ियों को रहने के लिए। ठीक है, जो सैनिक के, हाँ, सैनिकों के टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर को कहा जाता था गैरिसन शहर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला। तो औरंगजेब का जो पुत्र था, जो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसको मराठा और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला था, यह था अकबर। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद, अकबर बहुत जगह अकबर सेकंड भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अकबर 2 भी पूछा दिया जा सकता है ऑप्शन में। आगे देख लेते हैं 30वां नंबर क्या है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे। तो 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज थे जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। कौन, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। 1922 में क्यों उनको सजा सुनाया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था राजद्रोह के आरोप में, और वही राजद्रोह के आरोप में उसे जो सजा सुनाए थे, जेल की सजा सुनाए थे जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह जी, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, और सबके बारे में जान लेते हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर है, इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका हत्या कर दिया गया था। इनका हत्या कौन किया था, मुगल शासक औरंगजेब किया था गुरु तेग बहादुर का हत्या। फिर दिया गुरु अर्जुन देव, इनका भी हत्या किया था मुगल शासक जहांगीर करवाया था। ठीक है, उसके गुरु नानक देव दिया हुआ है, तो ये जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। क्या है स्टेटमेंट, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है, यह कथन बोले थे एच जे खांडेकर, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो हमको देखना है राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले दिया हुआ, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, तो पहला ही कथन गलत है। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की, वह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, कभी उसका समर्थक नहीं किए, हमेशा क्या किए, विरोध किए। तो पहला ही कथन असत्य है, गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है, इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों को बंगला अनुवाद प्रस्तुत किया, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, ये भी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में जो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह था असहयोग आंदोलन, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और सब आंदोलन के बारे में, जैसे चंपारण आंदोलन दिया 1917 ईस्वी में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। जो काकोरी
षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे वह इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्या, भगत सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, ये सब इससे जुड़े हुए थे और इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। किनको किनको, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी को। अब पूछा जाएगा जो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 36वां नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया में, उत्तर प्रदेश का बलिया में किया गया, तामलुक में किया गया, तो तामलुक वेस्ट बंगाल में था, वेस्ट बंगाल का तामलुक में, सतारा महाराष्ट्र के सतारा में किया गया। तो तीनों जगह समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो सबसे ज़्यादा समय तक कौन सी समानांतर सरकार चली थी, तो यह सतारा का जो था, सतारा, यह सबसे ज़्यादा समय तक समानांतर सरकार चली थी, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों बलिया, तामलुक, सतारा, ये सभी समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर। क्या है, माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो माउंट बेटन योजना जो संबंधित है यह देश के विभाजन से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको देखना है सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया है लॉर्ड नॉर्थ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अस्थाई बंदोबस्त, सही है। उसके बाद लॉर्ड बेंटिक, यह सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। उसके बाद दिया है लॉर्ड कैनिंग, क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है यह वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको, वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और यह किसके समय में आया था, डलहौजी के समय में आया था। किसके समय में, डलहौजी के समय में आया था ये। तो लॉर्ड कैनिंग इसमें नहीं होगा, ये सही मिलान नहीं है। लॉर्ड कैनिंग के समय में याद रखिए विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान लीजिए, यह लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था भारत का, ठीक है। तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वुड डिस्पैच को, और वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के काल में। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। क्या प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द के अभिप्राय हैं। तो प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अभिप्राय जो हैं, यह है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता के रूप बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यही इसका अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ये इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। जो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, यह है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। उसके बाद क्या है 41वां नंबर, निम्नलिखित में किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो संदर्भित संबंध जो केंद्रीय बजट से है, यह है कटौती प्रस्ताव का, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको देखना है जो कौन सा युग्म उपर्युक्त युग्म में देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो एक तरफ अनुसूची और दूसरी तरफ उसका उपबंध दिया हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये देखना। सबसे पहले दिया चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, ये गलत है। ठीक है, इसमें अनुसूचित नहीं होगा। छठी अनुसूची हम बोल करके सुनाते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले एक कोड याद रखिए, ATMM। ठीक है, अब सुनिए क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के, ठीक है, क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित, ये गलत दिया हुआ है। आप याद रखिएगा क्या, अनुसूचित नहीं होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों
के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, छठी अनुसूची। 10वीं अनुसूची है संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जो है सुमेलित है वह है 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमको ये देखना है। जो कौन सा कथन सत्य है ग्राम सभा के संबंध में, क्या है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। इसमें जो है उपर्युक्त में से सभी सही है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 44वां नंबर। 44वां नंबर में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया है राज्यसभा की में सदस्यों की संख्या। तो देख लेते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य की संख्या है, किससे। सबसे पहले दिया गुजरात। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11, तो ये इसका हो जाएगा ए का 2। दूसरा दिया हुआ कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है, 12 है, तो ये बी का हो जाएगा 3। तीसरा में दिया हुआ है बिहार। बिहार में 16 है, तो इसका एक हो जाएगा। ठीक है, डी में उड़ीसा दिया हुआ है, तो इसमें 10 है, डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, यह ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं। यह ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 45वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद अध्यक्ष जो होता है यह प्रधानमंत्री होता है, इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब। तो भारतीय संसद राज्य सूची के किसमें, राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो कब बना सकती है, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु हो, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य से सहमति हो, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी राज्य सूची में परिवर्तन कर सकता है या कानून बना सकता है कौन, संसद, भारतीय संसद। तो इसमें हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछा जाएगा राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा 61 विषय हैं। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर। क्या निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है, तो हमको देखना है कौन सा राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है। क्या सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, ये भी सही है। उसके दिया है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी जो है राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर। क्या है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, राज्यपाल होते हैं। कौन, गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो ये जो असत्य कथन है यह डी नंबर दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है यह डी नंबर है, जिसमें लिखा गया है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, राज्यपाल होता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यह भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, यह भी सही है। उसके बाद विधानसभा में एंग्लो समुदाय के सदस्य को नामित किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय के सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसद या राज्य विधानसभा में 104वें, ठीक है, कितना 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, ये
नहीं होगा, डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के इन जोलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे उत्तर में देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग सीतामढ़ी आता है, तो पहला सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर जहानाबाद, फिर पटना, सॉरी पहले पटना होगा फिर जहानाबाद होगा। तो इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 50 का डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, क्या है, इंटाकी, इंटाकी क्या है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इंटाकी नेशनल पार्क जो अवस्थित है यह नागालैंड में है। क्या है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो यह नागालैंड में स्थित है। बाकी और सब के बारे में जान लेते हैं, जैसे त्रिपुरा दिया हुआ है, त्रिपुरा में गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सब याद कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, नामदफा है, याद रखिएगा। मणिपुर में है केबुल लामजाओ है, ठीक है। उसके क्या है, शिरुई है, खोंग है, ये सब मणिपुर में है। अगला देख लेते हैं, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया, तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन किया गया 1988 ईस्वी में, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो 2011 के जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में जो पृथक किया जाता है यह है अंडमान एवं निकोबार, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के बीच में या घाटियों में मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती है यह है कुड़प्पा समूह की चट्टानें, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्या है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 57वां नंबर क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है वह देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कर्नाटक मालाबार तट बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र कोकण तट पे है बिल्कुल ये भी सही है, गुजरात काठियावाड़ तट ये भी सही है, केरल का दिया है कोरोमंडल तट ये गलत दिया हुआ है, केरल में मालाबार तट है, कौन सा तट है, मालाबार तट, ठीक है याद रखिएगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह डी नंबर यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद 58 नंबर क्या भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है महाराष्ट्र में, यह इसका बी उत्तर हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद 59वां नंबर क्या है, काली सिंह, छिपड़ा, पार्वती, बनास ये नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो यह चंबल की सहायक नदियां हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला उसके बाद देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। तो 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोंचिकल जलप्रपात, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। पूछा जाएगा कोंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह वाराही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। कोंचिकल जलप्रपात वाराही नदी से बनती है और कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद इधर है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर, यह भी कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद फिर 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है, तो पृथ्वी में जो भूपर्पट्टी पाए जाते हैं उसमें पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम देखना है, सही क्रम ज्यादा क्या है फिर उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे देखना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा तो इसमें है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक नंबर में किस में है, तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, अल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, इस तरह से। ठीक, अब पूछा जाएगा जो ऑक्सीजन कितना है, तो ये याद रखिएगा 46.6%। क्या O2 कितना है, 46.6%। उसके बाद फिर दिया हुआ है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन कितना दिया हुआ है 27.7%, लिख दे रहे हैं याद रखिएगा कितना है 27.7% सिलिकॉन।
ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन देख लिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम याद रखिएगा। तो एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम है 8%। ठीक है, एल्युमिनियम कितना है? 8% है। ठीक है, उसके बाद फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर आयरन दिया हुआ है, आयरन है 5%। आयरन कितना है? 5% है आयरन। फिर कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम कितना है? 3.6% है कैल्शियम। कितना? 3.6% है। फिर है सोडियम, सोडियम 2.8% है। कितना है? 2.8%। इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 62वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है वे देख लेते हैं। तो ब्रुनोई भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है, कोलंबिया भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, वेनेजुएला भी भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है। 2 और 3 हो जाएगा जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, बी नंबर इसका उत्तर। बाकी टोटल 13 देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 63वां नंबर क्वेश्चन। क्या किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण करती है? क्या है? किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण करती है? जो दक्कन ट्रैप का निर्माण करती है यह बेसाल्ट लावा प्रवाह, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 64वां नंबर। क्या ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? जो ऑस्ट्रेलिया खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है लौह अयस्क, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? जो पारिस्थितिकीय तंत्र है जिसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, देख लेते हैं। आयकर नहीं है, व्यापार कर भी नहीं है, निगम कर भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। जो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है वह है सीमा शुल्क, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं उसका 67वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? भारत के राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति जो है प्रतिपादित की जाती है, यह वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी एक जो है यह संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में स्थित। पूछा जाएगा सेबी का फुल फॉर्म। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए 70वां नंबर क्वेश्चन देख लेते। क्या है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8% वृद्धि का अनुमान है। चलिए अगला देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स है? तो 24 लाख से अधिक पर जो टैक्स है वह 30% है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शुष्क बंदरगाह जो बिहार के पहले हैं या बिहटा में इसका उद्घाटन किया गया। अगला देख लेते हैं। क्या है? ट्विटर या एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ट्विटर या एक्स के नई सीईओ नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। लिंडा याकारिनो ट्विटर या एक्स की नई सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। क्या ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? ऑपरेशन कन्विक्शन जो संबंधित है यह यौन उत्पीड़न से संबंधित है, धर्म परिवर्तन से संबंधित है, गौ हत्या से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या एंटीबायोटिक दवा क्या कम प्रयोग, तो इससे संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा जो एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग से संबंधित कौन सा है? तो ऑपरेशन अमृत याद रखिए, जो एंटीबायोटिक दवा के कम उपयोग से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, बाकी ऑपरेशन
कन्विक्शन जो है, या यौन उत्पीड़न, धन परिवर्तन, गौहत्या से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। क्या भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर, क्या है, नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो नसीम अल बहर का आयोजन गोवा में किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते क्या है, अशोक हॉल का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया अशोक मंडप, इसका हो जाएगा बी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। क्या बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है 2 महिला को, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, जो है स्वर्गीय शारदा सिन्हा और निर्मला देवी को। किसको? शारदा सिन्हा और निर्मला देवी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 79वां नंबर। क्या है, स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो स्वप्निल कुशाले जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निजुत मोइना किस राज्य का योजना है? तो निजुत मोइना जो है यह असम राज्य से संबंधित है, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला 81वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई, इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो बधावन बंदरगाह का अवस्थिति जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। बधावन बंदरगाह जो है भारत के 13वें बंदरगाह है और सबसे नवीनतम बंदरगाह है। उसके बाद देखते हैं 81वां नंबर के बाद 82वां नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया? टोटल 9 देश को परमाणु संपन्न बताया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखना है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दिया हुआ इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, बिल्कुल सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैथ्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया हुआ है मैथ्स में 893 जोड़ 786 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 893 घटा 786 का स्क्वायर दिया है, बटे कर दिया 893 गुना 786। आप इसको 893 को ए मान लीजिए, ठीक है, और 786 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए प्लस बी, 893 जोड़ 786 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर माइनस है, फिर क्या है 893 घटा 786, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं, क्या ए गुना बी हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस साइड पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो जो प्लस में होगा इधर ब्रैकेट में है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट हम कर देते हैं अच्छे से, आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ करते हैं, बाद में इरेज कर देंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट में है इधर, फिर और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab हो गया। यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अब अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बी भी माइनस में हो जाएगा और 2ab प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, प्लस में 2 2 4 ए बी बच जाएगा। और नीचे क्या हमारा है, पहले से ए बी है, ए बी कट जाएगा तो हमारा उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ध्यान से रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, दोनों को माइनस कर देना है, जो बचेगा 4ab बचेगा, नीचे ए बी दिया हुआ है, वो ए बी कट जाएगा, जिससे हमारा उत्तर हो जाएगा 4, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद
अगला क्वेश्चन जो त्रिभुज से रिलेटेड है, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, ये त्रिभुज की संख्या हमको ज्ञात करना है कितना है। तो हम एक तरफ से काउंट कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा इसमें, ठीक। एक तरफ चारों तरफ से ऐड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। इधर फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। नोट हो तो डायरेक्ट काउंट कर लिए, कितना 9 काउंट कर लिए। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिए ABC, ये भी एक जोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देख लीजिए ये वाला त्रिभुज ऐसे करके ऐसे, ये, ठीक। तो ये कौन, BFD देख लेना है हमको, यहाँ D है तो BFD देख लीजिए एक, ये भी जुड़ जाएगा +1। फिर इस तरह से DEC जोड़ देना है ये वाला, ठीक है। तो ये भी +1 हो जाएगा, कितना 9 3 12 हो गया। और एक ये वाला हो जाएगा बीच में जो ये बन रहा है चारों तरफ से, ये +1 हो जाएगा। इस तरह से टोटल 9 4 13 बन रहा है, 1 2 3 4। तो ये हमारा बी उत्तर हो जाएगा 13 इसका। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, वृत्त ए और वृत्त बी की त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है अनुपात में, और 1 दिया हुआ है ए का और बी का। कहता है क्या इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, जो भी दिया हुआ है दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.25, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अगला देख लेते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कहता है, एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत क्या है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 4% का मान कितना हो जाएगा। 4% का मान 4/100 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/25। अगर 4/100 करेंगे तो क्वेश्चन समझिएगा क्या है, पहले 25 में खरीदा जाता था, जब 4 की लॉस होता है तो वह कितना में, 24 में, ठीक है। आगे लॉस के बाद आगे कह रहा है क्या, वह 3 व्यापारियों को बेचा जाता है। तो जितने व्यापारियों को बेचा जाएगा उतना इस पे हम पावर डाल देंगे। 25 का स्क्वायर क्यूब कर दिए, ठीक है, और 24 का क्यूब कर दिए। 24 का क्यूब जो होता है वह होता है 13,824। कितना, 13,824 है, ठीक है। यह है किसका क्यूब, 24 का क्यूब है, ठीक है। तो ये जो है इतना अगर उसको आता है तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गुना 1 है। इसी तरह से 25 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हो जाता है 15,625। कितना, 15,625। तो इसमें भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, ए डी से नाटा है। क्या है, ए जो है वह डी से नाटा है। तो ए नीचे हो जाएगा और डी ऊपर होगा। डी से नाटा है ए। उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु सी से लंबा है। तो चलो सी से लंबा है ए, सी से लंबा है। उसके बाद कह रहे हैं बी जो है, डी जो है बी से नाटा है। तो बी ऊपर हो जाएगा, डी जो है बी से नाटा है, परंतु ए से लंबा है। तो ए से लंबा है ही ऊपर में है। ई जो है ए से नाटा है, तो ई जो है ए से नाटा है तो यहाँ बीच में हो जाएगा ई। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, परंतु सी से लंबा है। तो ई से लंबा है। दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन सा है, दो सबसे लंबे व्यक्ति जो हो जाएगा वह बी और डी हो जाएगा। ये सी नंबर इसका उत्तर है। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 89वां नंबर क्वेश्चन। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 12 15 और 18 दिन में पूरा करता है। कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड 12 15 और 18 दिन में करता है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 15 18 के जब लॉस कर लेंगे तो यह हो जाएगा 180। यह 180 टोटल काम हो गया यूनिट में। तो 18 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, जेड 10 काम करता है। 15 कितना काम करता है, ठीक है। वाई कितना काम करता है, जब 15 दिन में खत्म करता है तो 12 करता है एक दिन में। और 12 दिन में अगर एक्स खत्म करता है तो एक दिन में कितना करता है,
15 काम करता है। इस तरह से एक दिन में कितना-कितना काम होता है? तो 12, 15, 27, 10, 37 काम। तो टोटल काम है 180 जिसमें एक दिन में 37 काम होता है। तो पूछ रहा है क्या? तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना? तीनों मिला के 37 काम कर रहा है, तो टोटल कितने दिन में खत्म करेगा? तो इसमें 37 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 4.32/37 ए नंबर इसका उत्तर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 90वां नंबर। 90वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है और डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कहता है? एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर? उत्तर पश्चिम करके मुंह खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस ओर होगा? तो क्या है? उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट में। ये हम डायरेक्शन लिख लिए, इधर उत्तर हो जाएगा नॉर्थ और इधर वेस्ट। तो सबसे पहले वो इधर मुंह करके खड़ा है, ये देख लिए। इसके बाद वो क्या कहता है? 135 डिग्री घड़ी के विपरीत। तो घड़ी तो ऐसे चलती है, ठीक है, इधर से चलेगी ऐसे टिक 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 टिक, और इसको क्या करना है हमको? इधर घुमाना है, उल्टा घुमाना है। तो विपरीत में अगर ये यहाँ पर है इस बीच में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट तो यही होगा, तो ये यहाँ तक अगर आएगा तो कितना? 45 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद 135 कह रहा है, तो यहाँ आने के बाद फिर 90 आएगा, तब 135 होगा, तो इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, वह 135 डिग्री अगर घूम गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इस जगह पर। अब यहाँ से 180 डिग्री कह रहा है घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग, तो घड़ी की दिशा कैसे चलेगा? इधर से चलेगा, तो यहाँ 180 डिग्री इसका हो जाएगा, वह इस डायरेक्शन में आ गया। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में? तो वह उत्तर के मुंह करके है, 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे यूनान में, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से, इसका ए उत्तर हो जाएगा। और सब याद रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड, रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा जो है यह है यूरो, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी येन दिया हुआ है, येन जापान का है। ठीक, किसका है? येन जापान का है। लीरा दिया हुआ है, लीरा जो है यह तुर्की का है। ठीक है, पैसो दिया हुआ है, यह अर्जेंटीना का है। और जर्मनी का आधिकारिक क्या है? यूरो है। अगला देख लेते क्या है? वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र मिश्रा को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में याद रखिएगा, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे सुंदरलाल बहुगुणा। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र मिश्रा। अगला क्या है? अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत की गई 1952 ईस्वी में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। अब इंग्लिश आ गया है, क्या है? फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है ये देखना है। सबसे पहले तो वेराइटी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है वेराइटी। वेराइटी मतलब विविधता होता है, VARIETY सही लिखा हुआ है। एनएक्साइटी दिया हुआ है, एनएक्साइटी जो होता है इसका मतलब चिंता होता है, ANXIETY बिल्कुल सही दिया हुआ है। सोसाइटी, SOCIETY ये भी सोसाइटी सही लिखा हुआ है, समाज। उसके बाद है गेटी, तो ई गलत लिखा हुआ है, तो GAIETY होता है, क्या होता है? GAIETY, गेटी। गेटी मतलब होता है खुशी, उल्लास। ठीक है, तो जो मिसस्पेल्ट वर्ड है ये है, जहाँ क्या लिखा हुआ है? GAITEY लिखा हुआ है, तो ये गलत है, GAIETY होगा, डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं 97 नंबर, क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात। तो टू डाल डाल मैं पात पात का क्या बताना है हमको? मुहावरा बताना है। तो ये हो जाएगा चालाकी के जवाब चालाकी से देना, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते क्या है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सव्यसाची जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, यह हो जाएगा बी नंबर इसका उत्तर। आगे है महर्षि का संधि विग्रह क्या है? तो महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा महा जो ऋषि, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो इन एडिंग विच वन एबिलिटी अ न्यू वर्ड, मतलब एबिलिटी में कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाएगा जो कि न्यू वर्ड हो जाएगा? तो एबिलिटी में अगर हम इन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इन एबिलिटी, तो इन एबिलिटी हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यही हमारा सही उत्तर होगा। और इस तरह का प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।